हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एलपी सीबीटी 2 में जो दोस्तों पार्ट बी के सेक्शन आते हैं अर्थात ट्रेड से 75 क्वेश्चन आते हैं, उनके हम मॉडल पे पार्ट 2 करेंगे दोस्तों। और मैं बता दूं ये सेट है जो फीटर वालों के लिए है, ट्रेड फीटर के लिए है। ठीक है दोस्तों, फीटर के 75 क्वेश्चन करेंगे और 75 क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चनों का दोस्तों हम करेंगे ऑपरेशन, यानी एक क्वेश्चन के हम चार चार क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप समझिए 75 के 4 करेंगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब हम 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे इस 75 क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए हम दोस्तों देखेंगे हमारा क्या है क्वेश्चन और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आरएम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। देखिए कह रहा है किसी दुर्घटना की स्थिति से में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना हो गया, मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, आप किसी व्यक्ति को देखें कि इसका दुर्घटना हो गया है या ये एक्सीडेंट हो गया, कोई भी बात हो गई, तो आप क्या करेंगे? तो जिसका दुर्घटना हुआ है जिसके साथ, उसको क्या करेंगे? आराम करने के लिए कहेंगे कि आप यहीं पे आराम करिए। चलिए आगे देख लेंगे। दुर्घटना के बारे में पूछताछ करेंगे। अगर किसी के साथ दुर्घटना हुआ तो आप वहाँ पहुँच के कहेंगे भैया आप कैसे लड़े, ऐसे पूछेंगे। कब लड़े तो बताओ, ऐसे करेंगे? नहीं दोस्तों, तो ये आपका दूसरा तो बिल्कुल गलत है। सहायता प्रदान करनी चाहिए, बोलिए हाँ है, लेकिन अभी और देख लेंगे। बिना इलाज के पड़ा रहने देना चाहिए, नहीं दोस्तों। अब उसको बताओ किसी का एक्सीडेंट दुर्घटना हुआ है तो वहाँ आप पहुँचकर आप उसके क्या करिए, इलाज के लिए ले जाइए, ये नहीं कि उसको वहीं पे पड़ा रहने दीजिए। और यहाँ पे कह रहा आराम करने के लिए कहना चाहिए, नहीं दोस्तों आराम के लिए नहीं कहना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन यानी तीसरा सही हो जाएगा कि किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, और भी मैं बता दूं आपको कि पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द दुर्घटना स्थान से हटाकर स्वच्छ हवा और खुले स्थान पर रखें। किसी के साथ दुर्घटना हुआ तो उसको घेरे मत, उसको वहाँ से हटा करके खुले स्थान पर रखें जिससे वो स्वच्छ हवा पा सके। और यदि व्यक्ति जल गया है तो उसे कंबल से ढक दें। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो उसे कंबल से ढक दे, क्योंकि ये भी क्या होता है, दुर्घटना के दृष्टिकोण में आता है। ठीक है, बिना नियोजन अवांछनीय, बिना नियोजन अवांछनीय घटना को दुर्घटना कहते हैं। अब देखिए दुर्घटना कहते किसको, इसको तो जान लीजिए। दुर्घटना शब्द आया है तो मैं कह रहा हूँ, सुनिए, दुर्घटना उसे कहते हैं क्या? बिना नियोजन अवांछनीय घटना को दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भाई कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। क्वेश्चन कह दिया है। आप पहला ऑप्शन देखेंगे, कार्य करने के लिए एक प्रभावी और सही तरीका होना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये आपका हो सकता है। कार्य करने का एक पुराना तरीका, नहीं दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे कार्य करने का सुरक्षित तरीका बताना है आपको। कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका। दोस्तों देखिए कोई भी कार्य है, अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो एक ना एक बार तो गलतियाँ तो होंगी। अगर एक बार गलती हो गई दोस्तों, दुर्घटना हो गया, तो आप बचें या ना बचें, दूसरे के लिए मौका नहीं मिलेगा फिर। हाँ, तो इसलिए इसको आप नहीं करिएगा। तीसरा, कार्य करने के लिए एक साधारण तरीका। देखिए दोस्तों साधारण तरीका नहीं अपनाना चाहिए हमें आप यहाँ पे। और कार्य करने का एक पुराना तरीका, नहीं दोस्तों। कार्य तो पहले बहुत पुराना करते थे बहुत आराम से, लेकिन अब दोस्तों हमें मास ज़्यादा से ज़्यादा मास की ज़रूरत है, यानी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो हमें कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका होना चाहिए। 2 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी मैं बता दूं सुरक्षित तरीका क्या होते हैं मेरे भाई, सुनिए। पहला पॉइंट होता है क्या कि कार्य को यानी स्वयं की सुरक्षा करें। स्वयं की, अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आप स्वयं की सुरक्षा करें। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है कार्य के बारे में सही जानकारी होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? कार्य के अनुसार कपड़ा का चयन करें। ठीक है, आपको दोस्तों कार्य कर रहे हैं तो कार्य के बारे में आपको प्रभावी और सही तरीका पता होना चाहिए। और कार्य के अनुसार अपने कपड़े को पहने, पता लगे आप मशीन पर कार्य कर रहे हैं, बेल्ट उल्ट चल रहा है, उसी में ढीले कपड़े पहने हैं, हाथ में कड़ा पहने हैं, बाल बड़े रखे हैं, उसी में फंस गया तो आप गए काम से। तो इसलिए दोस्तों उसी हिसाब से कपड़ा भी पहनना चाहिए। ठीक है, और हमें स्वयं की भी सुरक्षा रखनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी कारखाने में लगे हैं, आपको पेमेंट 20,000 कर रहा था, आप उसके लिए जान दे दो, नहीं। हमें अपनी भी स्वयं की सुरक्षा करना है। ठीक है, और कार्य के बारे में सही जानकारी रहना चाहिए। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्लास डी
क्लास डी आग बुझाने के लिए सामान्यतः किस रसायन प्रयोगशाला में पाए जाते हैं? तो देखिए, तो आग को बुझाने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह रहा, ये वह आग है जिसमें दहनशील धातुएं जैसे, हाँ, इसमें जैसे धातुएं मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, सोडियम शामिल हैं। कक्षा डी आग बुझाने के लिए ज्यामिति, यानी कक्षा डी यानी क्लास डी के जो आग बुझाने के लिए ज्यामिति, इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई? ये होगा आपका पीला सितारा। क्या होगा? पीला सितारा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए देखेंगे दोस्तों, पीला सितारा यहाँ पे आपको समझ में आया। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि कौन किसके लिए होता है। तो आग जो होती है दोस्तों 4 प्रकार की होती है, ए प्रकार की, बी प्रकार की, सी प्रकार की और डी। देखिए, क्लास ए की प्रकार की आग में जो होती है उसके लिए हरा त्रिभुज होता है। क्या होता है दोस्तों? हरा त्रिभुज होता है। और क्लास बी के लिए दोस्तों, क्लास बी के लिए जो होता है लाल वर्ग को रखते हैं। कैसे? लाल वर्ग को। चलिए, यहाँ पे सारे वर्ग हैं तो हम यहाँ पे क्यों बना रहे हैं मेरे भाई? मैंने आपको बताया कि आग 4 पर यानी कितने होते हैं, आग के जो है 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी और सी, डी टाइप के। तो पीला सितारा जो होता है दोस्तों डी आग के लिए होता है। कक्षा डी यानी जिसमें अग्नि से, यानी जिसमें तार से, करंट से आग लगती है, उसके लिए है। क्लास बी में दोस्तों, क्लास बी की आग में आपका लाल वर्ग आता है, उसका प्रतीक है। क्लास सी में दोस्तों आपका आएगा क्या? जीवा वृत्त। कैसा आएगा? जीवा वृत्त आएगा। उसमें आपको समझिएगा जीवा वृत्त, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल गया। चलते हैं, और मैं आपको आगे एक बात और बता दूं दोस्तों, क्लास ए के लिए मैंने आपको बताया कि हरा त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। क्लास ए के लिए दोस्तों हरा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। और क्लास बी के लिए दोस्तों हमने लाल वर्ग के बताए। और क्लास सी के लिए क्या बताया मैंने आपको? जीवा वृत्त। और क्लास डी के लिए दोस्तों पीला सितारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आग 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों। पहले में कैसे आती है? ठोस आती है। दूसरे में द्रव आती है। तीसरे में गैस आती है दोस्तों। आप लोग ठोस, द्रव, गैस पढ़े हैं, तो ठोस, द्रव, गैस ए बी सी तीनों का मान हो गया। अगर एक क्लास की आग में कैसी होती है? ठोस और ईंधन होते हैं। बी में कैसे होते हैं दोस्तों? द्रव। सी में कैसे होते हैं? गैस होते हैं, ठीक है। और डी में कैसी होती है? करंट से लगने वाली आग। करंट से लगने वाली आग को बुझाते हैं। और इसमें धातु भी आती है। क्या आती है? धातु आती है। ये पॉइंट याद करिएगा दोस्तों, बहुत पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा का मात्रक, कार्य, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बता दूं न्यूटन का मतलब होता है बल का मात्रक। क्या होता है दोस्तों? बल और भार दोनों का मात्रक दोस्तों क्या होता है? न्यूटन होता है। बल और भार का दोस्तों यहाँ पे विमा होता है MLT-2, ठीक है। क्या होता है? MLT-2 होता है दोस्तों बल और भार का विमा। दोनों का याद कर लीजिए, बल और भार, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है दोस्तों। शक्ति का मात्रक वाट होता है। P बराबर W/T होता है। इसका सूत्र होता है P बराबर W/T। P का मतलब होता है शक्ति, वाट का मतलब होता है कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक होता है कार्य बटे समय होता है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक माइक्रोमीटर में कितने माइक्रोन के बराबर होते हैं? तो यहाँ पे मैं बता दूं, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर होता है दोस्तों। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। अर्थात ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? 5 का ए हो जाएगा। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 मिलीमीटर हो गया। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 1 माइक्रोमीटर बराबर पूछूँ तो ये 10 पावर -6 क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पे मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पावर -6 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं और बता दूं, अगर मिलीमीटर में पूछे तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पावर -3 मिलीमीटर होता है दोस्तों। 10 पावर -3 मिलीमीटर होता है। ये बातें आपको पता चला? बोलिए, 1 मीटर बराबर यानी 1 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। इतनी बातें क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलाना है दोस्तों, इसमें मिलाना है। देखिए मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया? यहाँ पे देखेंगे भाई क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका मिलान कैसे करेंगे भाई। 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे पावर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर, चलो जाने दो, पर अभी तो मैं बता के आया हूँ 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पे पावर -6 क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है।
ये बातें आपको पता चला। यानी बी का एक होगा तो जिसमें बी में एक होगा, तो देखिए बी में एक यहाँ पर मिला दोस्तों, यहाँ पर मिला, ठीक है। अर्थात दोस्तों ना तो हमारा पहला ऑप्शन होगा ना तीसरा ऑप्शन, अब बचेगा 2 होगा या चौथा होगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है बराबर एक एंगस्ट्रॉन बराबर, अर्थात सी में दोस्तों 4 नंबर जाएगा। तो देखिए सी में 4 इसमें आया है, पर इसमें सी में 2 आ गया है। इससे हमारा साफ क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमारा सिर्फ मात्र एक क्या होगा, बी ऑप्शन क्लियर होगा। जब भी मिलान करने के लिए आए दोस्तों तो हमें ये देखना चाहिए हमारा कौन सा ऑप्शन हमें आ रहा है, पहले उसको मिलाइए। 1 पिकोमीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 12 मीटर होगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 9 मीटर होगा। दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चनों को बड़े सरलतापूर्वक आपका आंसर बता दिया, आपको आ भी गया होगा। क्लियर, चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, यहाँ पे कह रहा डाई। डाई क्या है दोस्तों, डाई एक प्रकार का नट है दोस्तों। डाई नट, इससे क्या होता है, देखिए वह नट है जिसका प्रयोग पाइप पर बाह्य थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई एक बात समझना, पाइप, कोई भी पाइप है, मान लेते हैं ये हमारी एक पाइप है, इस पर बाह्य थ्रेड का मतलब आप समझ रहे हैं भाई, इस पर बाह्य थ्रेड का मतलब यही चूड़ी काटने के लिए मेरे भाई। ठीक है, कोई भी राड हो देखो उस पर ऊपर से जो चूड़ी कटी रहती है उसी को कहते हैं। तो डाई एक ऐसा है होता है जो इस पर हम बाह्य चूड़ी को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसको बात पता चला। और यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं आपको, देखिए डाई का प्रयोग दोस्तों, डाई का प्रयोग बाह्य चूड़ी काटने के लिए, लेकिन टैप अगर पूछे टैप का प्रयोग, तो टैप का अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए प्रयोग होता है। बहुत पूछता है क्वेश्चन। डाई नट की बात करेगा तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए, ठीक है। अगर टैप की बात करेगा तो अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए। ये बातें आपको क्लियर पता चला भाई। चलिए और मैं आपको एक बात बता दूं, डाई नट जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, पुरानी और ख़राब, जैसे पुरानी और ख़राब क्या होता है, चूड़ियों को साफ़ करने के लिए। जैसे आपके पास कोई बोल्ट है दोस्तों, पाइप है, उसके ऊपर चूड़ी कटी थी, वो ढेर दिन से रखे रखे उसमें जंग लग गया है, ठीक है, तो उसको मरम्मत करने के लिए हम डाई नट का ही प्रयोग करते हैं। जब दोस्तों इसको उसमें एक बार चढ़ा देते हैं ना, तो चूड़ी का जो घाट होता है ऑटोमेटिक अपने से बन जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको पता चला डाई नट जो होता है दोस्तों वो आपका कैसा होता है, चौकोर होता है और खष्टभुजाकार भी होता है। ये बातें पता चला। डाई का जो आकार होता है वो खटभुजा और चौकोर होता है दोस्तों। इसका प्रयोग हम लोग किसमें, बाह्य चूड़ी काटने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाई कार्बन स्टील यानी क्या, HCS का बना होता है। H से हाई, C से कार्बन, S से क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा है, कह रहा डाई। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, डाई नट का उद्देश्य क्या होता है। डाई नट का उद्देश्य यही होता है दोस्तों, क्षतिग्रस्त थ्रेड का चेसिंग व कंडीशनिंग करना। मेरे भाई बोलिए सही है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सही, मैं तो अभी यही तो बता रहा था मेरे भाई। अगर कोई पाइप है उसकी बाह्य चूड़ियाँ खराब हो गई, रखे रखे जंग लग गया है, उसको चूड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए और उसकी चूड़ी में सुधार करने के लिए हम डाई नट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसमें जो क्षतिग्रस्त मतलब जो चूड़ी खराब हो गई उसको ये सही कर देता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए इसमें कितने फ्लूट होते हैं दोस्तों, 4 से 6 फ्लूट होते हैं दोस्तों, 4 से 6 फ्लूट बने होते हैं। डाई नट का प्रयोग दोस्तों रेंच या बॉक्स स्पाइनर की सहायता से करते हैं। डाई नट का प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों, रेंच का मतलब रिंच से, जिसे रिंच बोलते हैं दोस्तों, नहीं सोचो रेंच माने पता नहीं क्या बोल रहे हैं, रेंच माने रिंच, और बॉक्स स्पाइनर से प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसका, डाई का। क्लियर, डाई का प्रयोग दोस्तों खराब चूड़ी, पुरानी या खराब चूड़ियों को साफ करने के लिए डाई नट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्या, टूटी बोल्ट, ड्रिल, रिमर, पेंच आदि को छिद्र से निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार हैं। बताइए भाई, टूटी बोल्ट हो गया, ड्रिल हो गया, रिमर, पेंच आदि को अगर हम मान ले होल कर रहे हैं, कोई एक होल है उसमें आप इसको डाल करके होल कर रहे हो, छिद्र कर रहे हो, पर क्या हुआ कि आपका छिद्र कर रहे थे तभी उसी में टूट गया आपका ड्रिल ही। अब बताओ ड्रिल टूट गया तो फंस गया उसी में, अब उसको निकालोगे कैसे, तो उसको निकालना जाता है दोस्तों टैप के माध्यम से। किसके द्वारा, टैप नहीं, यहाँ पे होगा स्टड निष्कासन। किसके द्वारा, स्टड निष्कासन के द्वारा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे स्टड निष्कासन का इस्तेमाल करके दोस्तों हम टूटी बोल्ट, ड्रिल, रिमर, पेंच आदि को निकालते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि टूटी टैप
या स्टड को निकालने के लिए किए हुए सुराख में डालकर उल्टी दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, इन सभी को निकालने के लिए दोस्तों स्टड निष्कासन को उसमें डाल करके हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो निकल जाता है। डाई का प्रयोग मैंने अभी अभी बताया, डाई का प्रयोग बाहरी चूड़ी को काटने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी से दोस्तों क्या होता है, जैसे इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, पुरानी या खराब हो गई है चूड़ियों को साफ करने के लिए, पुरानी या खराब चूड़ियों को साफ करने के लिए। टैप का प्रयोग अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए। क्लियर, आइए आगे देखते हैं। करा पाइप बेंडर टेम्पलेट का कार्य है। पाइप बेंडर टेम्पलेट का कार्य यही है कि मुड़े पाइप के रेडियस को चेक करना दोस्तों। बोलिए, हाँ ये बातें आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। पाइप बेंडर का मतलब यही होता है, मुड़े पाइप की रेडियस को क्या करता है, उसके रेडियस को, त्रिज्या को चेक करता है। ठीक है, पाइप बेंडर आपको पता चला। चलिए ये आपको ये भी मैं बता दूँ, जो पाइप बेंडर होता है माइल्ड स्टील किसके बना होता है दोस्तों, एमएस का मतलब माइल्ड स्टील की पतली तार से बना होता है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। चलिए आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा मरम्मती फिक्सर एक ऐसा उत्पादन है जो क्या करता है, कर्तन उपकरण को नियंत्रित करता है, अवयव को स्थान निर्धारित करता है, अवयव को स्थान निर्धारित करता है, उसे संभाले रखता है। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 का 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मरम्मती जो फिक्सर होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है, एक ऐसा उपकरण है जो अवयव को, यानी कोई जो जॉब है उसको स्थान निर्धारित करता है और उसे संभाले रखता है। फिक्सर का प्रयोग दोस्तों एक प्रकार से इसको जो अधिक कुशल कारीगर हैं उन्हें वही इसको प्रयोग कर सकते हैं, जो नॉर्मली सीख रहे हैं उनके बस की बात नहीं है। तो फिक्सर जो मरम्मती का कार्य होता है जो अधिक कुशल कारीगर हैं वही करेंगे, और यह कटिंग टूल को गाइड नहीं करता। इसीलिए दोस्तों इसमें जो 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 क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें होते हैं कार्य करने वाले, उनको कारीगर, उनको ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए तभी वो कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टूल को गाइड तो कोई करता नहीं। गाइड का मतलब उसको मार्ग दिखाना दोस्तों। अगर टूल कटिंग टूल लगा है, पता लगा उसमें छोड़ दिए, उसको कोई मार्ग नहीं काटने का, इधर तो काट दिया उधर, तो आपका पूरा जॉब तो खराब हो गया। इसलिए दोस्तों हम इसी का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए, कह रहा रीमर। देखिए रीमर में सम संख्या में कर्तन कोर होते हैं, सम संख्या में कर्तन कोर, इसका क्या कारण है। देखिए रीमर उत्पादन को सस्ता बनाने के लिए, व्यास मापने के आसान वामावर्ती कर्तन तथा दक्षिणावर्ती कर्तन के लिए रीमर का उपयोग, छिद्र सतह पर चैटर चिन्ह से बचने के लिए। हाँ दोस्तों ये बातें एकदम सही है कि हम यहाँ पे व्यास मापन को आसान करने के लिए हम रीमर में सम संख्या में कर्तन कोर होते हैं। ठीक है, यहाँ बात आपको पता चला। तो व्यास मापन को आसान बनाने के लिए हम रीमर में सम संख्या में कर्तन कोर होते हैं। आइए अगला देखते हैं। एक हैंड रीमर एक मशीन रीमर से कैसे भिन्न है। एक हैंड रीमर एक मशीन रीमर से दोस्तों कर्तन दांतों की अधिक संख्या, कर्तन दांतों की अधिक संख्या दोस्तों यही होती है। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्तन कोरों के बृहत बेवल ब्लेड। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आगे आएगा, इसी तरह से आएगा दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 12 मिलीमीटर व्यास के रीमर को मृदु इस्पात के छिद्र बनाना है। अगर वह अवमाप 0.3 मिलीमीटर, अतिमाप इतना है, यानी दोस्तों क्या कहे, ओवर कट है और लोअर कट है। ठीक है, यानी अंडर साइज है और ओवर साइज है, अंडर साइज है। तो दोस्तों यहाँ पे ड्रिल का साइज, अगर हमें ड्रिल का साइज निकालना होता है, किसका, ड्रिल का साइज, ये भी जानिए। ड्रिल का साइज अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रीमर का, क्या करेंगे, रीमर का व्यास माइनस अंडर साइज, क्या करेंगे, रीमर का साइज दोस्तों माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये भी जानिए। अंडर साइज और ओवर साइज दोनों को जोड़ लेंगे तो अंडर साइज और ओवर साइज कितना है, 0.5 है, 0.30 है, तो 30 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 0 कितना आ गया दोस्तों, 35। और रीमर का वास्तविक साइज कितना है, 12 मिलीमीटर। तो 12 मिलीमीटर माइनस ये जो ओवर साइज और अंडर साइज दोनों को जोड़ लिए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 30 मान लीजिए, यहाँ पे कितना मानेंगे, 30 मानेंगे, 0.30 और पॉइंट कितना हो गया, 0.5, 30, 5, 35। तो यहाँ 0.35 को घटा दीजिए। अब यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा दोस्तों।
बोलिए। तो कितना 11.65 होना चाहिए, 11.65 मिलीमीटर। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। मैंने आपको बता दिया। आइए दोस्तों, इसको मैं आपको भी क्लियर करा दूंगा यहाँ पे कैसे ये लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यही चीज़ें मैंने आपको समझाया उसमें, ठीक है, कैसे निकलेगा मैंने सब कुछ बता दिया। आइए, ये क्या कह रहा है, कह रहा एक वार्डिंग फाइल के समान होती है। एक वार्डिंग फाइल जो होता है दोस्तों, फ्लैट फाइल लेकिन चौड़ाई में एक समान होते हैं। बोलिए, वार्डिंग फाइल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वार्डिंग फाइल, फ्लैट फाइल लेकिन मोटाई में पतला एक समान होता है। क्लियर, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वार्डिंग फाइल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं। आइए, यहाँ पे कह रहा आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइल करने के लिए। आंतरिक, मान लेते हैं ये हमारा एक इतना बड़ा सा जॉब है भाई, इतना बड़ा जॉब है। अब इसमें आंतरिक और कैसा कह रहा है, फाइल करना है घुमावदार सतहों में। ये जैसे देखिए घुमावदार सतह है ना, इस पर क्या करना, फाइलिंग करना है। तो किस फाइल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, हम अर्धगोला फाइल का प्रयोग करेंगे, अर्धगोले रेती का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। वृत्ताखंड की भांति होती है जो, इसका प्रयोग करेंगे। तो अर्धवृत्ताकार गोलाकार रेती का प्रयोग कैसे करेंगे दोस्तों, आंतरिक वक्राकार कर्व्ड को काटने के लिए, या जैसे ये बना है इसको रेतने के लिए। इसमें जो होते हैं चपटे फेस पर डबल कट होते हैं, अर्धगोले फेस पर सिंगल कट होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे इसको आप बनाओगे भी तो फाइल आपकी ऐसे ही तो बनेगी, ऐसे ही बनेगी। तो दोस्तों जो चपटा वाला ऊपर का भाग होता है फेस पर, इस पर डबल कट कटे होते हैं, इस पर डबल कट, लेकिन जो नीचे की तरफ है उस पर सिंगल कट कटे होते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो डबल कट कटे होते हैं वो मटेरियल को ज़्यादा काटते हैं, जो सिंगल कट होती है फाइल वो मटेरियल को कम काटते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे, उसका भी हम लोग क्लियर करेंगे। कह रहा ढप्पे साजी और सांचा, ढप्पे साजी और सांचा निर्माण कर्म में प्रयोग किए जाने वाली फाइल का प्रयोग करेंगे। ये होती है बैरट फाइल होती है दोस्तों की, रोटरी फाइल होती है। बोलिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको कौन सा, रोटरी फाइल हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे मैं बता दूँ रोटरी फाइल की बनावट कैसी होती है, सैंक गोला होती है। रोटरी फाइल को हाथ द्वारा नहीं चलाया जाता है, रोटरी फाइल को हाथ द्वारा नहीं चलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको लचीली सॉफ्ट के द्वारा पोर्टेबल मोटर से जोड़कर विद्युतीय शक्ति में चलाया जाता है। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला कह रहा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा वॉइस का उपयोग के लिए किया जाता है। वॉइस का उपयोग दोस्तों वर्क पीस को उलटने के लिए नहीं, लटकाने के लिए नहीं दोस्तों, वर्क पीस को काटने के लिए नहीं, वर्क पीस का धारण करने के लिए, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे वर्क पीस जो वाइस होता है, बेंच वाइस होती है दोस्तों, इसमें हम जॉब को अच्छे से पकड़ कर रखते हैं। क्लियर, इसलिए इसको हम प्रयोग करते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो के द्वारा यहाँ पे BIS के द्वारा ये जो यहाँ पे वाइस होती है वो 75 मिलीमीटर, यानी 75 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर की लंबाई तक पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी आपको आना चाहिए। बेंच वाइस फिटर का एक महत्वपूर्ण औजार है दोस्तों। बेंच वाइस अगर फिटर किए हैं तो आपको बेंच वाइस का प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है। इस पर जॉब को बांध कर फाइलिंग, थ्रेडिंग, टाइपिंग, रीमिंग, चिपिंग, बैंडिंग इत्यादि ऑपरेशन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए सामान्य, कह रहा सामान्य कार्य करने हेतु तो बेंच वाइस की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, तो बेंच वाइस की जो ऊंचाई है दोस्तों वो किस पर निर्भर करती है, ये करती है 106 सेंटीमीटर पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसका प्रयोग, बेंच वाइस का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जॉब को अच्छे से मजबूती से पकड़ सके, ठीक। इसका प्रयोग कार्यखंड को मजबूती से पकड़ने के लिए होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा इनमें से कौन सा कटिंग थ्रेडिंग के दौरान पाइप को सही स्थिति में पकड़ता है। देखिए कटिंग, थ्रेडिंग माने चूड़ी को काटने के लिए, तो यहाँ पे कटिंग व थ्रेडिंग के दौरान पाइप को सही से पकड़ेगा। तो पाइप को जो सही से पकड़ेगा वो कौन पकड़ेगा दोस्तों, पाइप थ्रेड, पाइप वाइस। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा पाइप वाइस। जो पाइप वाइस होता है वो होते हैं, पाइप वाइस में दोनों जा किससे होते हैं, वी आकार के होते हैं। पाइप वाइस में जो दोनों जा होते हैं उसके वी आकार के होते हैं। पाइप वाइस को कब प्रयोग करते हैं, पाइप वाइस को गोलाकार वस्तु या पाइप को पकड़ने के काम में आता है। जान लीजिए ऐसा है, इसमें गोलाकार के जॉब को रख देंगे तो वो अच्छे से पकड़ लेता है, ठीक है। और चाहे गोलाकार वस्तु रखिए या पाइप, दोनों को पकड़ लेता है। और यह वाइस कार्यखंड की सतह को 4 बिंदुओं पर पकड़ता है। कैसे,
4 बिंदुओं पर पकड़ता है। इस पाइप का प्रयोग पाइप फिटिंग करते समय करते हैं। इस जो वाइस है इसका प्रयोग पाइप फिटिंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। 3 प्रतिरोध हैं दोस्तों, R1 R2 R3। इनको श्रेणी क्रम का मतलब होता है जोड़ लीजिए बस, R1 प्लस R2 प्लस R3, बस यही हो गया आपका श्रेणी क्रम में, अर्थात कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 का कौन सा हो जाएगा, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है दोस्तों, ठीक है, V बराबर IR, वोल्ट बराबर विद्युत धारा, और क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध होता है, R का मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। आइए यहाँ पे देखिए, कह रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, एल्यूमिनियम की कटाई करने हो, यहाँ पे 12 मिलीमीटर के उच्च गति स्पीड के ड्रिल आरपीएम की गणना करने हेतु एल्यूमिनियम की कर्तन गति 50 मीटर पर मिनट है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसा जब दे देना तो हमें क्या पूछता है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, आरपीएम की गणना। मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ जिसको आपको आना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, क्या यहाँ पे एक चीज़ होता है कि इसका वेग, ठीक है ना, इसका जो गति होती है काटने की गति, V बराबर क्या होता है, पाई DN होता है। क्या होता है, पाई DN बटे 1000 होता है, पाई DN बटे 1000। तो यहाँ पे देखिए जो इसका V है, वेग है, वो 50 मीटर पर मिनट है। तो क्या हो जाएगा, 50, यहाँ पे रखेंगे 50 बराबर, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपको क्या, पाई का मान। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मैं निकालूंगा, अगर मैं ध्यान से देखिए यन का मान निकालूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं, जैसे ये फार्मूला है, यहाँ पे 100 भी हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 100 भी हो गया, बराबर में इधर पाई DN हो जाएगा, DN हो गया। तो चलिए ऐसे भी लग जाएगा, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आइए यहाँ पे इसको भी मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे ज़रा समझेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर लिया, 100 V बराबर पाई DN। तो यहाँ पे 100 तो है ही है, और V इसकी जो वेग है वो कितना, 50 मीटर पर मिनट है। तो यहाँ पे 50 का गुणा करेंगे, बराबर पाई का मान 22 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। D व्यास, इसका व्यास कितना है, 12 है, और यन आपसे पूछ रहा है, गुणे यन हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ से आप इसको कट करेंगे दोस्तों, तो क्या कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे 50 मीटर पर मिनट है ना दोस्तों, तो ये यहाँ पे इसको भी मिलीमीटर में बदलेंगे, तो मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 में, क्योंकि ये क्या मीटर है, 1 मीटर में दोस्तों यहाँ पे मिलीमीटर में, यानी 50 मिलीमीटर है, तो इसको मीटर है, तो इसको मिलीमीटर में बदलने के लिए हम किसका गुणा कर देंगे दोस्तों, 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1326 हो जाएगा। क्लियर भाई, 1326 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर पाई DN, ये इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आ जाएगा आपका आराम से, पाई DN बटे 1000 होता है। क्या होता है, 1000। इसी पे आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है दोस्तों, इसलिए मैं आपको उतना अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। V क्या है दोस्तों, V इसका होता है क्या, V का मतलब होता है यही ड्रिल की गति होती है, जो कर्तन औजार की गति होती है, मीटर पर मिनट में होती है। और पाई का मतलब 22/7, D का मतलब होता है व्यास। D का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यास आपको दे रखा है, 12 मिलीमीटर दे रखा है, और यन यही चक्रों की संख्या पूछ रहा है, बटे 1000 करके आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए, दो टर्नरों में 20 पुर्जों उत्पादित करने के लिए 3 दिन की आवश्यकता है, ठीक है, कितने, 2। तो यहाँ पे दोस्तों M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे WT पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे क्या है, M1 D1 का मतलब कितना है भाई, 20 पुर्जे हैं, 3 दिन में बना रहा है, और कितने टर्नर को, काम कितना हो रहा है, जितना काम हो रहा है उसको नीचे, तो काम कितना हुआ, 2 टर्नरों को, ठीक है। अब अगला देखेंगे, कह रहा 6 टर्नरों को, अब काम कितना बना रहे हैं, 6 टर्नर को, 30 पुर्जे उत्पादित करने के लिए कितने दिन लगेंगे, यही हमें निकालना है। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, और 5 चौके हो जाएगा 20, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा मेरे भाई। कितने दिन में बना लिया, 6 दिन में बना लिया, सॉरी 6 दिन तो यहाँ पे है नहीं आंसर, बोलिए 6 टर्नरों को वह कितने दिन में बनाएगा, 20 तिया 60 हो गया दोस्तों, और 30 पुर्जे उत्पादित करता है। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें कोई बात नहीं, हमें काम कितना हो रहा है ये नहीं समझ में आया ना। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों काम, या 2 टर्नरों को और
20 पुर्जे उत्पादित करता है। कितने काम कितना हो रहा है, 20 हो रहा है और 3 दिन में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 30 पुर्जों को उत्पादित करने के लिए 6 टर्नर कितने दिन में काम करेंगे, इस तरह से लगेगा। 6 पंचे 30 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया दोस्तों, और 2 से भाग कर देंगे, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 दिन में कार्य को कर लेंगे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी क्लियर करते हैं। बियरिंग, देखिए मेरे भाई, बियरिंग का प्रयोग क्या होता है। बियरिंग माने बैरिंग जो होता है, बियरिंग जो होता है स्थिर अवस्था में सॉफ्ट को संभालने व पकड़ने के लिए, हाँ स्थिर अवस्था में सॉफ्ट को पकड़ते हैं। बियरिंग ना लगा रहे, बैरिंग ना लगा रहे तो गाड़ी चल पाएगी नहीं दोस्तों। सॉफ्ट को बिना रोक टोक के चलने देते हैं, घर्षण भी नहीं होने देते हैं उसमें। रबिंग प्रक्रिया को कम करना, रबिंग का मतलब दोस्तों जो उसमें रगड़ कर चलता है उसको कम करता है ये अर्थात यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ऊपर के सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया, क्लियर भाई। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग वहन करता है, क्या वहन करता है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग दोस्तों केवल अक्षीय भार को, केवल अक्षीय भार को वो देखता है, यानी 25 का कौन सा हो जाएगा, सी। अक्षीय भार को देखता है, ठीक है। सॉफ्ट को बिना रोक टोक के चलें। थ्रस्ट बेयरिंग में दोस्तों मैं आपको बता दूं, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग जो होता है उसमें कॉलर होते हैं, क्या होते हैं, कॉलर लगे होते हैं। ये भी कपड़े वाला कॉलर नहीं मेरे भाई, ठीक है, ये कॉलर लगा होता है। और थ्रस्ट बेयरिंग जो होता है ये कम गति पर, कैसे, कम गति पर उच्च भार को लेकर सहन करते हैं। यानी इसमें जिस भी चीज़ में, जिस भी वस्तु में ये बेयरिंग लगा होता है ना, इसमें कम भार को, यानी कम स्पीड इसकी कम रहेगी लेकिन वजन ज़्यादा लेकर चलते हैं, ठीक है। ये इसमें थ्रस्ट बॉल बेयरिंग में ये बातें आपको समझ में आया। और रेडियल तथा अच्छी दोनों प्रकार के भार के लिए दोस्तों टेपर्ड रोल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रेडियल या अच्छी भार दोनों प्रकार को लेकर चलने के टेपर्ड रोल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, जो इसमें है नहीं, मैं आपको बता दिया हूँ, क्लियर। देखिए, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्या होता है, केवल अक्षीय भार को लेकर चलते हैं। और थ्रस्ट बेयरिंग में, बॉल बेयरिंग में कॉलर लगा होता है दोस्तों, और इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है, पर ये वजन इतना ज़्यादा लेकर चलता है जिसको हम लोग देखकर दंग रह जाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइए, कह रहा है वे बियरिंग जिनमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं निम्न में वे किस नाम से जाने जाते हैं। वे बियरिंग जिसमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं दोस्तों, रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ग्रीस लुब्रिकेशन बियरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो होता है दोस्तों यही हो जाएगा वे बियरिंग जिसमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, इस प्रकार की बेयरिंग में दोस्तों बेयरिंग कम और अधिक स्पीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन को और उसको भी क्लियर करते हैं। माइक्रोमीटर जो दोस्तों होता है ताप माइक्रोमीटर तक माप सकता है, कितने तक माप सकता है, बोलिए, अल्पतमांक तक। जितना उसका अल्पतमांक होगा उतने तक वो माप पाता है बस। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.01 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है दोस्तों, 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है दोस्तों, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 मिलीमीटर होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर का 0.01 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 मिलीमीटर होता है। लेकिन वेबल प्रोटेक्टर का मान जो होता है 5 मिलीमीटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है, अल्पतमांक जिसे अंग्रेजी में लीस्ट काउंट बोलते हैं, लीस्ट काउंट का मान होता है 5 मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, उसको क्लियर करते हैं। माइक्रोमीटर के वृत्तीय स्केल कहाँ पर चिन्ह होते हैं, तो ये दोस्तों रैचेट तो होगा नहीं, थिम्बल होगा, स्पेंडल भी नहीं होगा, बैरल भी नहीं होगा, बचेगा क्या, थिम्बल। माइक्रोमीटर के वृत्तीय स्केल जो होते हैं वो किस पर होते हैं, थिम्बल पर होते हैं। किस पर, थिम्बल पर होते हैं कि नहीं होते हैं दोस्तों, बोलिए। माइक्रोमीटर के वृत्तीय स्केल कह रहा है दोस्तों, वृत्तीय स्केल कहेगा तो हम लोग किस पे मारेंगे, ये स्पेंडल पे लगाएंगे दोस्तों, डी ऑप्शन पे, ठीक है। चलिए, माइक्रोमीटर के वृत्तीय स्केल स्पेंडल पर चिन्हित होते हैं। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक अभी भी मैंने बताया 0.01 मिलीमीटर होता है दोस्तों। इसका जो फ्रेम होता है वो सी आकार का होता है, कुछ ऐसे आकार का बना होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। यहाँ पे एनमिल लगा भी रहता है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होता है। वर्नियर, यहाँ पे मैंने बताया वर्नियर कैलिपर का मान कितना होता है, 0.02 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। चलिए, एनिवल तथा बैरल, फ्रेम में एनिवल तथा बैरल को नियत रखता है, ये बात की है। चलिए आगे देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। करा लघु कार्बन, यहाँ पे करा लघु कार्बन या लो कार्बन इस्पात का फोर्जन प्रक्रिया होता है दोस्तों 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। लो कार्बन या लघु कार्बन इस्पात की फोर्जन प्रक्रिया होती है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइल्ड स्टील को हम लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। हम माइल्ड स्टील को ही इसी कहते हैं, माइल्ड, एमएस का मतलब माइल्ड स्टील को हम लोग लो कार्बन इस्पात भी कहते हैं, जो आपको भाई जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया, आपको पता भी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, एक धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह ऊष्मा या ताप देने पर पिघल जाती है। अगर हम किसी धातु में ताप और ऊष्मा देते हैं तो वो पिघल जाती है, इसका मतलब दोस्तों वो गलनीयता है, गल जा रही है। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर देंगे, ऊष्मा देंगे तो पिघल जाता है, तो वो गलनीयता है। ठीक है, आघात वर्तनीयता यानी माइल्डेबिलिटी क्या है दोस्तों, जैसे चादर को पीटने पर वो जो फैलती है ना, तो उसे माइल्ड क्या बोलते हैं, माइलिएबिलिटी बोलते हैं दोस्तों, आघात वर्धनीयता बोलते हैं। तन्यता का मतलब दोस्तों उसको पीट कर तार के रूप में खींचा जा सके, उसको पीटने पर तार के रूप में आगे बढ़े। प्रत्यास्था का मतलब है दोस्तों, वो क्या होता है, एक प्रकार से कठोरपन होता है। क्लियर, आप जैसे अपने मूल आकार में आ जाना, उसे प्रत्यास्था, मतलब कोई भी चीज़ है उसको खींचो तने फिर छोड़ दो, अपने आकार में आ जाए, उसे प्रत्यास्था कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के टुकड़े को गर्म करके और फिर हथौड़े से मार करके वांछित करने आकार देने का क्या कहते हैं, फोर्जिंग पर कहते हैं दोस्तों। फोर्जिंग एक प्रकार की भट्ठी है मेरे भाई। फोर्जिंग का मतलब होता है किसी धातु को उच्च टेम्परेचर तक गर्म करना और उसको पीट पाट कर ठोक करके हथौड़े से मार करके दोस्तों वांछित का मतलब सही आकार देने की क्रिया को हम लोग फोर्जिंग कहते हैं। फोर्जिंग जिसे हम फर्नेस बोलते हैं। फोर्जिंग मतलब फर्नेस होता है ना, हाँ, भट्ठी जिसे बोलते हैं उसी को। तो यहाँ पे 31 का हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ, बोलिए भाई। एक धातु के टुकड़े को गर्म करके और उस पर हथौड़े प्रहार करके उसके आकार को विरूपण करना या फोर्जिंग कहलाता है। फोर्जन प्रक्रिया धातु के गलनांक के ताप के नीचे किया जाता है। वेरी गुड। फोर्जिंग शॉप में दोस्तों एक मैं आपको बता दूं, फोर्जिंग शॉप में लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। किस वाइस का, लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। और फोर्जिंग की प्रक्रिया दोस्तों हम किस पर नहीं करते, कास्ट आयरन पर अगर फोर्जिंग प्रक्रिया कर दिए भाई तो मशीन तो टूट फूट कर चूर हो जाएगी। ठीक है, कास्ट आयरन पर हमें कभी भी फोर्जिंग नहीं करना चाहिए। फोर्जिंग में लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। और मैं बता दूं, फोर्जन की प्रक्रिया में दोस्तों जिस धातु की फोर्जिंग करवा रहे हैं अगर उसका टेम्परेचर हाईएस्ट 100 डिग्री होता है तो 100 डिग्री के नीचे ही तापमान दीजिए, उसको 70-80 डिग्री दीजिए और उसी पर पीट पाट के बना दीजिए। अगर तुम कहीं उस पर 100 डिग्री का पूरा टेम्परेचर दे दिए ना, तो जो आपका जॉब है, जो धातु वो पिघल कर पूरा द्रव के रूप में हो जाएगा, पानी बन जाएगा। जब पानी बन जाएगा यार उसको कैसे पीटोगे बोलो। इसलिए हम जितना उसका टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है उससे कम ही टेम्परेचर पर हम उसको बनाते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी सामग्री के अपघर्षण प्रतिरोध की क्षमता को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे कठोरता कहते हैं भाई। कठोरता उसे कहते हैं जिसको खरोचने से रगड़ने से उस पर स्क्रैच ना आए, उसे हम क्या बोलते हैं, कठोरता बोलते हैं। बोलिए सही बात बता रहा हूँ नहीं भाई, हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ठीक, किसी सामग्री के अपघर्षण प्रतिरोध की क्षमता को कठोरता कहलाता है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, खरोचना या चाकू से काटने को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग को बोलते हैं कड़ापन। ठीक है, कड़ापन किसे बोलते हैं, चाकू से खरोचने या काटने पर वो ना निकले उसे हम कड़ापन कहते हैं। कठोरता मैंने आपको बताया। तन्यता उसे कहते हैं जिसे हम तार के रूप में खींच सकते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब चादर के रूप में पीटने पर वो फैले। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट, यानी सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहा वे सामग्रियाँ जो दिशा पर निर्भर
गुण दर्शाती हैं कहलाती हैं क्या? वे सामग्री जो दिशा पर निर्भर गुण दर्शाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपिक। दोस्तों क्या बोलेंगे इसमें? अनिसोट्रोपिक सामग्री बोलेंगे। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? बोलिए, समझ में आया? चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। करा किसी पदार्थ का विदारण या विघात हुए बिना उसके कुछ अंश डिग्री तक अस्थाई से विकृत हो जाने गुणधर्म को क्या कहते हैं? देखिए, किसी पदार्थ का विदारण या विघात हुए बिना उसमें बिना कुछ परिवर्तित किए कुछ अंश डिग्री तक अस्थायी रूप से विकृत हो जाना गुणधर्म। अच्छा ये बताओ, कोई पदार्थ है यार, आप ले मान लीजिए रबड़, उसको ताने खींचा फिर छोड़ दिए तो रबड़ कैसा हो जाएगा? जैसा पहले था। इसका मतलब क्या है? सुघट्टपन है दोस्तों, प्लास्टिसिटी है। अगर आपके पास रबड़ है, जैसे है ना कोई चीज़, जब उसको तानते हैं तो वो फैलता है, जब छोड़ देते हैं तो फिर वैसे हो जाता है। इसे हम सुघट्टता बोलते हैं, जिसे प्लास्टिसिटी बोलते हैं। टफनेस, अंग्रेजी में टफनेस जिसे हम कठोरता बोलते हैं। आघातवर्धनीयता जिसे मैलिबिलिटी बोलते हैं दोस्तों। इसका मतलब इसको चादर को पीटने पर वो चादर के रूप में फैलती है, उसे हम कहते हैं मैलिबिलिटी। तन्यता जिसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको तार के रूप में खींचते, पीटने पर ये तार के रूप में तनता हुआ चला जाता है। क्लियर? आगे देखेंगे दोस्तों, और भी सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्लियर करेंगे। आइए, घिसाई पहिए। देखिए यहाँ पे घिसाई पहिए को कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया को हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। देखिए भाई, घिसाई पहिए जैसे आप लोग यहाँ पे देखते होंगे ना, ऐसे गोलाकार होती है, जैसे दीवार वार को घिसते हैं ना, एक आती है ना जैसे रफनेस करने के लिए एक मशीन, जैसे ग्राइंडर बोलते हो। ग्राइंडर के द्वारा क्या करते हैं? दीवार वाल को सतह को चिकना कर देते हैं, जो खुरदुरा रहता है। तो ग्राइंडर के जो उसमें होती ना, उसमें जो कटाई कार्य करने का जो पत्ती होती है वो दोस्तों ख़राब हो जाती है। तो उसको फिर से सही करने के लिए, उसकी धार और उसमें लाने के लिए, कोई भी चीज़ अगर कटाई कर रहा तो उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। उसको ठीक से बनाने के लिए, उसको फिर से सुधार करने के लिए हम लोग ड्रेसिंग का कार्य करते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए हमें किस सुरक्षा साधन का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, ग्राइंडिंग कर रहे हैं मेरे भाई, तो उसमें से जो धूल कण निकलते हैं वो आपके आंखों में आ सकते हैं, इसलिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? हेलमेट का। और कह रहा चिपिंग स्क्रीन का, चिपिंग चश्मे का दोस्तों, हैंड स्क्रीन का नहीं, हेलमेट का। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो आप हेलमेट का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। अगर देखिए हेलमेट भी है, पर यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग कहेंगे हेलमेट से पूरा मुना रहेगा, तो उससे भी उचित है चिपिंग चश्मे का प्रयोग करिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया भाई? समझ में आया? सबको आया? चलिए अगला देख लेंगे हम लोग। 37 नंबर कह रहा है क्या? यही कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों। बेलनाकार अपघर्षण की मशीन 50 मिलीमीटर व्यास है, उसका व्यास डायगोनल जो है 50 मिलीमीटर है। कठोरीकृत इस्पात सॉफ्ट को अपघर्षित तैयार करने के लिए आवश्यक है। अगर कार्य को संतुष्ट पृष्ठ की गति 33 मीटर पर मिनट है, इसकी चाल जो होता है मीटर पर मिनट में हो और व्यास क्या मिलीमीटर में हो, तो कार्य का घूर्णन प्रति मिनट होगा। ठीक है, घूर्णन प्रति मिनट होगा। इसका मतलब दोस्तों ये आपको v का मान दिया है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, v बराबर पाई डी एन। क्या होता है? पाई डी एन बटे 1000 मिलीमीटर। ठीक है, सॉरी 1000, ये आंसर आता है मीटर पर मिनट में आते हैं, मीटर पर मिनट में। v बराबर पाई डी एन। अगर इसको मैं इधर भेज दूंगा तो v का मान कितना है दोस्तों? अगर मैं इधर इसको भेज दूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 गुणे v बराबर पाई डी एन मैं लिख सकता हूँ, पाई। और डी का मान कितना है? डी का मान यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 50 रखूंगा दोस्तों। एन आपसे पूछ रहा है, चक्रों की संख्या पूछ रहा है। और वी का मान यहाँ पे कितना? 33 मीटर पर सेकंड है। तो जहाँ पे वी है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 33 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 33 लिख दूंगा। क्लियर? और यहाँ पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। इसको भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई के स्थान पे मैं 22/7 लिख दूंगा। क्लियर? सारी चीज़ें क्लियर दोस्तों? चलिए इसी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन हमारे हाथों में होगा। देखिए 50 दूना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 20 आ गया। और यहाँ से 11 दूना 22 हो गया, 11 कितना हो गया? 33 हो गया दोस्तों। और 2 से और कट कर देंगे, 2 दहम्मा 20 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इधर का कट गया, इधर हो जाएगा कितना? इधर 3 गुणा हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 21 दहम्मा 210। तो यन बराबर कितना आ गया? 210 आ गया। क्लियर? यन बराबर कितना आ गया? 210। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है क्या?
बट्रेस चूड़ी में प्राप्त चूड़ी का प्रकार होता है। बट्रेस चूड़ी में दोस्तों 1 और 3, दूसरी ओर 30 डिग्री। बोलिए, बट्रेस चूड़ी जो होती है किस में होती है? 1 और 0, दूसरी ओर 45 डिग्री के आनत पर होता है। ठीक है, बट्रेस चूड़ी को हम लोग दोस्तों लॉक थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लॉक थ्रेड के नाम से, ये भी जानिए, लॉक थ्रेड के नाम से। ये सब आना चाहिए भाई। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी वाइसों के स्पिंडल पर किया जाता है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी वाइस, बट्रेस चूड़ी का प्रयोग बड़े बड़े वाइस के स्पिंडल पर प्रयोग किया जाता है और इसे लॉक थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में पाइप थ्रेड के मानक स्वरूप को पहचान करिए। पाइप थ्रेड के मानक स्वरूप, ठीक है, मानक स्वरूप जो होते हैं BSF होता है, BSP होता है, BSW होता है, BA होता है। तो BA होता है दोस्तों कि BSP होता है तो BSP हो जाएगा, यहाँ पे B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। BSP का जो थ्रेड का चूड़ी होता है दोस्तों 55 डिग्री होता है। कितना? 55 डिग्री। और यहाँ पे दोस्तों एकमी थ्रेड का मैं बता दूँ, एकमी थ्रेड के लिए दोस्तों 29 डिग्री का चूड़ी होना चाहिए। लेथ मशीन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इसका उपयोग कंपन वाले स्थान पर अधिक किया जाता है। तो बट्रेस चूड़ी जो होता है BSP जो होती है दोस्तों, BSP का प्रयोग 55 डिग्री का कोण होता है और इसका सबसे ज़्यादा जहाँ पर कंपन होता है वहाँ पे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ब्रिटिश एसोसिएशन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड में जिसे हम BA बोलते हैं, BA ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, उसमें क्या थ्रेड में दोस्तों 47.5 डिग्री का कोण होता है। 47.5 डिग्री बहुत पूछा जाता है। BA आपसे आएगा फुल फॉर्म, कहेगा BA का फुल फॉर्म, कुछ लोग BA को मार देते हैं बैचलर ऑफ आर्ट। गलत। BA का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड की चूड़ी होती है 47.5 डिग्री। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं और उसको अभी प्रयोग करते हैं। देखिए BSP चूड़ी का प्रयोग गैस एवं वाटर पाइप को जोड़ने के लिए, गैस एवं वाटर पाइप को जोड़ने के लिए, BSP का प्रयोग गैस एवं वाटर पाइप को जोड़ने के लिए भी होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, थ्रेड के दोनों किनारों को मिलाने वाले, थ्रेड के दोनों किनारों को मिलाने वाले ऊपरी सतह को किसके नाम से? थ्रेड के ऊपरी किनारे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक नट है मेरे भाई, ठीक है, ये इसकी एक चूड़ी है। चलो ये चूड़ी हो गई, यहाँ पे भी चूड़ी हो गई। कह रहा ऊपरी सतह को किस नाम से जानते हैं? तो दोनों किनारों को मिलाने वाली ऊपरी सतह को, दोनों किनारों को, जैसे ये किनारा है ना, ये मान लेते हैं इतना बड़ा ये किनारा है, तो दोनों सतहों को मिलाने वाली सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। क्रेस्ट, D ऑप्शन। चूड़ी के ऊपरी भाग को क्रेस्ट और निचली भाग को क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसके बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम बोलते हैं फ्लैंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंकी बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D। रूट हो जाए यानी क्रेस्ट हो जाएगा ऊपरी भाग को, ऊपरी भाग को क्रेस्ट बोलते हैं यहाँ पे, और नीचे वाले भाग को रूट बोलते हैं, बीच वाले भाग को फ्लैंकी बोलते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, होनिंग अलाउंस रखा जाता है कितना? 0.5 से कितना होता है दोस्तों? होनिंग के अलाउंस कितना होता है? थोड़ा सा कौन देखते हैं बताता है भाई। होनिंग का अलाउंस 0.01 से 0.02 मिलीमीटर रखा जाता है। ठीक है, होनिंग करने से पहले सिलेंड्रिकल सरफेस को मशीनिंग किया जाता है। क्लियर? देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग के लिए दोस्तों होनिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी भी आपको बताया कि 42 का C हो जाएगा। होनिंग प्रक्रिया जो होते हैं इंजन सिलेंडर, बियरिंग बोर, पिन होल आदि में करते हैं। होनिंग बाहरी बेलनाकार सतह पर की जाती है। होनिंग किस पर? बाहरी बेलनाकार सतह पर बाहर से की जाती है। बेलनाकार सतह पर उच्च डिग्री की फिनिश लाने के लिए अच्छी होनिंग विधि होती है। अगर दोस्तों बेलनाकार सतह पर आपको होनिंग करना है तो आप सबसे ज़्यादा उच्च विधि यही होगा होनिंग। होनिंग करते समय लुब्रिकेंट में मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। होनिंग का प्रयोग करते समय, होनिंग कर रहे हैं तो उसमें लुब्रिकेंट, यानी उसमें लुब्रिकेंट के लिए हम लोग दोस्तों मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, केरोसिन का। क्लियर? यहाँ पे आपको पता चला भाई। चलते हैं आगे और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कास्ट आयरन जॉब की होनिंग के लिए एब्रेसिव होनिंग टूल, सिलिकॉन के, देखिए कास्ट आयरन तो दोस्तों ये आपका नहीं होगा, एल्यूमिनियम सिलिकॉन कार्बाइड नहीं होगा, ये होगा डायमंड का।
क्यों भाई, डायमंड का होगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड का होगा। और मैं बता दूँ ये आपका प्राकृतिक है कि कृत्रिम है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए कास्ट आयरन जॉब की होनिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का होनिंग टूल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है कास्ट आयरन के लिए। ठीक, क्लियर, इसमें समझ में आया। फेरस मेटल की जॉब के लिए, फेरस मेटल की जॉब के लिए दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करते हैं। फेरस मेटल के लिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एफ का मतलब वही फेरस मटेरियल के लिए दोस्तों, मेटल के लिए हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होनिंग अब करते हैं। क्लियर। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक प्रकार का स्नेहक है दोस्तों। वो भी कैसा है? ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। तो यहाँ पे 44 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये ग्रेफाइट माने, ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है? जो पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट है, वो ठोस स्नेहक है यार, ठोस होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ग्रेफाइट एक ठोस है, लेकिन ग्रीस और वैसलीन, जो ग्रीस होती है, क्या दोस्तों? ग्रीस और वैसलीन जो होती है, ये ग्रीस और वैसलीन जो होती है वो अर्ध कैसी होती है? अर्ध स्नेहक होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? अर्ध ठोस स्नेहक होती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, अर्ध ठोस स्नेहक होती हैं। ठीक है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ग्रीस कैसा है? अर्ध ठोस स्नेहक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट कैसा था? ठोस स्नेहक होता है। क्लियर। चलते हैं आगे, आगे देख लेंगे भाई। मशीन उपकरणों में स्नेहक का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। मशीनों में स्नेहक को इसलिए प्रयोग करते हैं कि मशीन का उपकरण गर्म होने से रोकना, संसर्ग करने वाले भागों के बीच घर्षण को कम करना। हाँ, ये बात एकदम सही है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। सॉरी, क्लियर है यहाँ पे दोस्तों। तो 45 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह घिसावट को कम करता है दोस्तों, और यह चलने में क्षमता भी इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, आइए आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा तेल जो होता है लुब्रिकेंट का उपयोग वह बिंदु जिस पर भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है उसे हम कहते हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं पोर पॉइंट। क्या बोलते हैं? पोर पॉइंट, यानी 46 का सॉरी फ्लैश पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। फ्लैश पॉइंट वह ताप है जिस पर स्नेहक भाप बन जाता है। जैसे आप स्नेहक मतलब जैसे यार इंजन चल रहा है, उसमें कहते हो ना इसमें साइकिल है, मान लो साइकिल है, चलो तो कहते हो उसमें तेल डाल दो, नहीं तो साइकिल बहुत जाम चल रही है, तो वही स्नेहक है यार। और क्या, इंजनों में ग्रीस डालते हो ना, वही स्नेहक है। तो फ्लैश पॉइंट का मतलब वो है कि जिस ताप पर स्नेहक आपका भाप बन जाए। ठीक है, इतना ज़्यादा तेज चल रहा है कि वो भाप बन के उड़ रहा है, उसे हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और भी समझ जाइए पोर पॉइंट क्या है। पोर पॉइंट का मतलब जिस ताप पर स्नेहक द्रव बन जाता है, पोर पॉइंट उसे कहते हैं। अगर द्रव बनेगा पोर पॉइंट, भाप बनेगा तो फ्लैश पॉइंट। अगर दोस्तों जब तक स्नेहक में चमक होता है वह भाप नहीं बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। इसमें दोस्तों द्रव अवस्था में बनेगा, इसमें फ्लैश में क्या बनेगा? भाप बनेगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। रख रखाव के निम्नलिखित में शामिल हैं। रख रखाव में दोस्तों जांच भी करना आना चाहिए, निरीक्षण भी, परीक्षण भी, अर्थात सभी होना चाहिए। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे, क्या कह रहा है 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र प्लांट मेंटेनेंस का एक है? ठीक है, प्लांट मेंटेनेंस का एक लाभ है। यह यंत्रों के उपयोगी अवधि को बढ़ाता है, यह संयंत्र की सुरक्षा को कम करता है, ये गलत है दोस्तों। यह यंत्रों को सटीकता बढ़ाता है, ये भी गलत। यह यंत्रों को उपयोग अवधि घटाता है, ये भी गलत है। ये भी आपका यह यंत्रों के उपयोग की अवधि को बढ़ाता है। अगर दोस्तों आप स्वयं खुद मशीन को चलाने के बाद में चेक करते हो कि क्या ख़राब है क्या सही है, उसमें तेल डाल के रखते हो तो वो सही रहेगा, अवधि को बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48 का ए ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देख लेंगे, जहाँ पे कह रहा है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है दोस्तों? क्या होता है बोलिए? एक बार होगा, बोलिए। बिल्कुल सही। एक बार का मतलब होता है 10, यानी क्या होता है 10 पावर 5 डाइन,
10 एक बार बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन होता है। वायुमंडलीय दाब को दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है बार। एक बार बराबर 10 पावर 5 मिलीमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय की आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। लेकिन दोस्तों हाइड्रोमीटर का प्रयोग कब करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। हाइग्रो पढ़ लिए, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। हाइड्रो जो होता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर, वो द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। द्रव के अपेक्षिक घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, क्लियर? ये भी मैं आपको बता दिया। और सपनों का अध्ययन किसमें करते हैं? ओनोरियोलॉजी से। सपनों का अध्ययन ओनोरियोलॉजी से दोस्तों करते हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। मोटर सॉफ्ट या केसिंग, आवेजिंग सहित पंप होते हैं। ये कैसे होते हैं? मोनोब्लॉक ऊर्ध्वकेश प्रत्यागामी होते हैं क्या दोस्तों? बोलिए। नहीं, मोनोब्लॉक होते हैं पंप। यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं। वाहनों की सर्विसिंग, वाहनों की सर्विसिंग के लिए किस प्रकार के उपकरण? देखो, वाहन को जो सर्विसिंग करते हैं उसमें हाइड्रोलिक किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग करते हैं कि हाइड्रोलिक उत्तोलक का? तो हाइड्रोलिक उत्तोलक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? वाहन की सर्विसिंग करने के लिए हाइड्रोलिक उत्तोलक। देखिए, सर्विसिंग करने के लिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उत्तोलक यहाँ पे आपके 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, उत्तोलक। अब देखिए यहाँ पे उत्तोलक से क्वेश्चन पूछता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे प्रयास। बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भार बटे प्रयास होता है। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे प्रयास होता है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है ना, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे प्रयास होता है। ठीक है, W बराबर mg होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। W का मतलब क्या होता है? भार। देखिए, W का मतलब बल भी, W का मतलब भार होता है। ठीक है, W का मतलब यहाँ पे हम वेट से ले रहे हैं, वेट मतलब भार। अब देखिए W बराबर mg हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बता दूँ W बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। F बराबर ma, F का मतलब बल, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होना चाहिए, ये भी होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरक पिलर क्षणों का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? दोस्तों, इसको प्रयुक्त मुख्य भाग का एक प्रकार है? नहीं, ये हो जाएगा व्यास। पूरक पिलर क्षणों का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? व्यास के द्वारा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है भाई? आपको समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का प्रयोग निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों हम लोग गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग, गैस वेल्डिंग। इसमें ऑक्सीजन भी होता है, एसिटिलीन गैस भी होता है। ठीक है ना, एसिटिलीन भी होता है, गैस भी होता है। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है वेल्डिंग प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस में करेगा दोस्तों? यहाँ पे GMAW, यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, G का मतलब गैस होता है, M का मतलब हो जाएगा मेटल होता है, A से आर्क होता है, W से वेल्डिंग होता है। क्लियर? चलिए, नाइट्राइडिंग एक प्रकार के उपचार क्या होता है दोस्तों? इसको होता है केस हार्डनिंग होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 55 का D। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 55 का D। केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग है क्या? जैसे मान लेते हैं हमारा एक धातु है, इसके ऊपर नाइट्रोजन को छिड़काव करेंगे, नाइट्रोजन को छिड़काव करके इसको थोड़ा सा तापमान दे देंगे तो ये नाइट्रोजनीकरण हो जाएगा, जिसे हम नाइट्राइडिंग कहते हैं। ठीक है, यही होता है। ये क्लियर भाई? चलिए, केस हार्डनिंग
विधि अवयवों के ऊपरी सतह को कठोर बनाया जाता है आंतरिक भाग, तो इसके ऊपरी भाग को ही कठोर करते हैं, नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं दोस्तों, और उसके बाद इसको तापमान देकर ठंडा कर देते हैं, तो ऊपर का भाग कठोर हो जाता है, लेकिन अंदर का भाग दोस्तों क्या रहता है, मुलायम रहता है। ये भी आपको आना चाहिए। लो कार्बन स्टील के लिए 800 से लेकर 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अगला भी देख लेंगे। लेथ मशीन में किस भाग में डेड सेंटर होता है दोस्तों? डेड सेंटर जो होता है दोस्तों वो होता है हेड स्टॉक में। 57 का यहाँ पे आपका हो जाएगा, सॉरी डेड स्टॉक यहाँ पे डेड सेंटर जो होता है टेल स्टॉक पे। जैसे मान लेते हैं ये हमारी लेथ मशीन है दोस्तों, लेथ मशीन में दो होते हैं, एक इधर पार्ट एक इधर पार्ट। तो लेथ मशीन के इधर इसको हम लोग दोस्तों इसको बोलते हैं हेड स्टॉक। क्या बोलते हैं? हेड स्टॉक। इधर किसको बोलते हैं? टेल स्टॉक। तो क्वेश्चन में कई बार आता है कि जो होता है हमारा लेथ मशीन में टेल स्टॉक किस तरफ होता है, तो टेल स्टॉक दाहिने तरफ होता है, हेड स्टॉक इधर होता है। इधर दोस्तों हेड स्टॉक में लाइव सेंटर बना होता है, लाइव सेंटर जो, और इधर हेड स्टॉक में टेल स्टॉक में जो होता है दोस्तों उसमें क्या बना होता है? डेड सेंटर बना होता है, इसमें डेड सेंटर। क्लियर है? क्लियर भाई? जो लेथ मशीन होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? कास्ट आयरन। इसकी बॉडी जो होती है कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, उसको भी क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेथ के शीर्ष पर स्लाइड पर बिल्कुल सही बैठता है? तो लेथ की शीर्ष स्लाइड पर टूल पोस्ट है दोस्तों, सैडल है, क्रॉस स्लाइड है। तो क्रॉस स्लाइड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस स्लाइड तो हो दोस्तों, यहाँ टूल पोस्ट है। लेथ की शीर्ष स्लाइड पर बिल्कुल एकदम बैठता है, कौन बैठता है? टूल पोस्ट बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। तो 58 का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। खराद को शीर्ष स्लाइड पर टूल पोस्ट सही बैठाते हैं। कटिंग टूल को पकड़ने तथा लेकर चलने वाले भाग को, देखिए टूल पोस्ट है क्या? कटिंग टूल को पकड़ने के लिए और इसको लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है कौन? ये टूल पोस्ट। कटिंग टूल को पकड़ता भी है और उसको धीरे धीरे आगे लेकर बढ़ता है। टूल पोस्ट जो होता है कंपाउंड रेस्ट के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। टूल पोस्ट अगर पूछा जाए तो कंपाउंड रेस्ट, इसके ये कंपाउंड रेस्ट है ना, इसी के जस्ट ऊपर होता है, जैसे ये ऊपर है तो कंपाउंड रेस्ट के ठीक ऊपर टूल पोस्ट होता है। और टूल पोस्ट क्या करता है? टूल को पकड़ता है और धीरे धीरे आगे कटाई करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। शीर्ष स्लाइड कंपाउंड की ऊपरी भाग होता है। शीर्ष स्लाइड जो होता है दोस्तों कंपाउंड की ऊपरी भाग होता है। क्लियर? यहाँ पे आपको पता चला। चलिए आगे देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। कह रहा क्या? लेथ अक्ष और बेड के बीच लंबवत दूरी को किस रूप में जानते हैं? केंद्र के बीच की लंबाई। यहाँ पे ये आपको आना चाहिए 59 का, यहाँ पे केंद्रों की ऊंचाई होना चाहिए, केंद्रों की ऊंचाई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग जानते हैं। खराद मशीन जो होता का बेड जो होता है दोस्तों ढलवा लोहा होता है, ये भी आप लोग जानते रहना। आइए नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त कीजिए। नट के आयाम के संदर्भ में उसको आपको व्यक्त करना है। ये बोल्ट का नामिकल व्यास हो जाएगा, ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूटे हुए स्टड या पेंच को निकालने के लिए हम लोग किसका करेंगे प्रयोग? स्टड कर्षक का प्रयोग करेंगे। किसका बहुत दोस्तों? 61 का 3 हम लोग स्टड कर्सर का प्रयोग करेंगे। रेमर का उपयोग सटीक कटिंग के लिए करते हैं, रेमर का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, सटीक कटाई के लिए करते हैं दोस्तों। डाई का प्रयोग दोस्तों हम लोग बाहरी चूड़ी को काटने के लिए और ख़राब चूड़ी को हम लोग उसकी मरम्मत करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर? चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है एक बोल्ट, कह रहा है एक बोल्ट जो है दोस्तों थ्रेड M12 × 1 - 5G 6G के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6G के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। पर यहाँ पर 5G पिच व्यास की सहायता से श्रेणी से 6G मुख्य व्यास की श्रेणी को दर्शाता है। अगर दोस्तों 6G जो है वही दर्शाएगा क्या आपका 5G आपका जो होता है मुख्य, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? कह रहा चादरी धातु कर्मिक की निहाई को कहा जाता है। तो यहाँ पे चादरी धातु क्या कहा जाएगा? स्निप को, छेनी को, बोलिए किसको कहेंगे दोस्तों? तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे खूंटा को कहेंगे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निहारी के बाहरी भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों?
कह रहा शीट मेटल, शीट मेटल कार्य केवल मेटल शीटों में करता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, शीट मेटल जो होता है कार्य केवल मेटल शीटों में होता है। तो वो कैसे होता है, शीट मेटल का प्रयोग दोस्तों फोर्ज में करते हैं। ये तो उचित लग नहीं रहा है दोस्तों, इसका रोल्ड है। शीट मेटल कार्य केवल मेटल शीटों में करता है। वो कैसे करता है, धातु शीटों के साथ रोल किया जाता है। इस धातु को आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है, यह भंगुर नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहा है कर्तनी शीयर का उपयोग, कर्तनी शीयर का उपयोग काटने के लिए करते हैं। कैसे, बहुत पतली शीटों को काटने के लिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोटी शीट को। कर्तनी शीयर जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग मोटी शीट को काटने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए, एक होता है स्निप, स्निप आप लोग थोड़ा सा जान जाएंगे स्निप क्या है, ये बहुत पूछता है। स्निप क्या है भाई, एक होता है बेंट, एक होता है बेंट। क्या होता है, बेंट स्निप होता है। एक होता है कैसा होता है दोस्तों, एक होता है थोड़ा सा स्ट्रेट। कैसा होता है, स्ट्रेट स्निप। तो बेंट स्निप दोस्तों वक्राकार चादर को काटता है। कैसे, वक्राकार चादर को काटने के लिए बेंट स्निप का प्रयोग करेंगे। स्ट्रेट स्निप को दोस्तों यानी सीधी चादर को काटने के लिए, पतली चादर को काटने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। बेंट क्या, किसको, वर्गाकार। ठीक है, स्निप का प्रयोग पतली सीटों को यानी पतली सीटों को काटने के लिए प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि स्निप जो होता है दोस्तों HCS का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और स्ट्रेट जो बेंट होता है दोस्तों वो वक्राकार। और ये स्निप जो होती कैंची की तरह होती, कैसी होती, कैंची की तरह होती है। वर्षा जल संभारण क्या है, इसका मतलब होता है गहरे कुओं से जल का पंपिंग करना। हाँ दोस्तों बोलिए, यहाँ पे होगा कुओं को फिर से भरना। वर्षा जल संभारण का मतलब होता है कुओं को फिर से भरना। आइए अगला देख लेंगे हम लोग, पाइप्स जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण। पाइप्स जोड़ने के लिए दोस्तों उसको हम यूनियन बोलते हैं। पाइप को जोड़ने के लिए उसको हम यूनियन बोलते हैं। 67 का 3 हो जाएगा, जो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूनियन एक प्रकार का अस्थायी जोड़ है जो बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। यूनियन कैसा हो दोस्तों, अस्थायी जोड़ होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा पाइप कार्य प्रणाली में कोण एल्बो बैंड डेबिट किया जाता है। एल्बो को दोस्तों 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, और बैंड डेबिट को दोस्तों यहाँ पे 60 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर, सॉरी यहाँ पे 90 और 45 डिग्री पे। एल्बो को तो फिक्स है 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, जो बैंड के डेबिट होते हैं उसको प्रदान किया जाता है 45 डिग्री के कोण पर। चलिए आगे देख लेंगे। करक के जरिए ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल आसंजित किया जाता है। आसंजित किया जाता है किस पर, किसके द्वारा, ड्रिल मशीन पे स्पिंडल बाहरी ध्रुव आर पर नर्लिंग रिंग ड्रिफ्ट। बोलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाहरी ध्रुव, जिसे आर पर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। ड्रिल की स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं। संख्या प्रवेदनी श्रृंखला नंबर ड्रिल साइज को किसके नाम से भी जानते हैं, संख्या प्रवेदनी श्रृंखला नंबर ड्रिल साइज को हम लोग नंबर ड्रिल साइज को क्रमिक गेज श्रृंखला के नाम से जानते हैं कि वायर गेज श्रृंखला के नाम से। दोस्तों ये वायर गेज, क्योंकि नंबर इस पर भी पड़े होते हैं वायर गेज पर। सी ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे आपको पता चला दोस्तों, प्लग गेज का प्रयोग आंतरिक जांच करने के लिए, किसके दोस्तों, आंतरिक जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायर गेज की सहायता से दोस्तों चादर की मोटाई और तार के माप को मापते हैं। चादर की मोटाई, वायर किसकी, चादर की मोटाई और वायर की मोटाई को मापते हैं। चादर की मोटाई, वायर का माप को हम मानते हैं वायर गेज से। प्लग गेज के द्वारा दोस्तों आंतरिक गेज को मापते हैं। क्लियर। आइए, वायर गेज में नंबर अधिक होने से मोटाई कम होता है, ये भी जानते रहना। वायर गेज में अगर उसकी मोटाई नंबर जो दोस्तों होता है ना, नंबर अगर ज़्यादा हुआ तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। आइए आगे भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके झुकाव युक्त पटल वाली मशीनों पर कोणीय छिद्र किए जा सकते हैं। तो कोणीय दोस्तों यहाँ पे छिद्र करना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रेडियल टाइप। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्रिल जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ड्रिल हाई कार्बन स्टील का बना होना चाहिए।
ठीक है। इसमें ड्रिल मशीन में सेट करने के बजाय कार्यखंड को ही सेट किया जाता है रेडियल टाइप में। देखिए आइडलर पुली का उद्देश्य क्या है। आइडलर पुली का उद्देश्य क्या होता है, बेल्ट में ढीलापन को रोकने के लिए। आइडलर पुली का यही मतलब है, बेल्ट में जो ढीलापन होता है उसको रोकने के लिए आइडलर पुली का प्रयोग किया जाता है। इसमें समझ में आया। जाकी पुली का दूसरा नाम है आइडर पुली। किसका, जायकी पुली। सो दोस्तों आइडलर पुली का मतलब दूसरा नाम होता है जाकी पुली। क्या होता है, जाकी पुली। आइए अगला दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। कह रहा 73 नंबर, निम्न में से कौन सा धनात्मक चालक है। धनात्मक चालक कौन सा, चेन ड्राइव हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, धनात्मक चालन ऐसा चालन है जिसमें शक्ति प्रेषित करने समय फिसलता यानी फिसलन सही होता है। इसका वेग अनुपात लगभग स्थिर होता है चेन ड्राइव का। यह बेल्ट की अपेक्षा अधिक शक्ति से पावर ट्रांसमिट करता है दोस्तों। चलिए कृत्रिम संवातन की उचित प्रणाली है। ठीक है, क्या है, तो इसको यहाँ पे हो जाएगा वातानुकूल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ताप, आर्द्रता, वायु की गति और निश्चित क्षेत्र में परिवेश को एक साथ नियंत्रित क्रिया को वातानुकूलित कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। कार एसी में निम्नलिखित में से कौन सा कमजोर वायु प्रवाह का कारक नहीं है। देखिए इसमें दोस्तों होगा कार के बाहर निम्न वायु वेग। कार के बाहर निम्न वायु वेग ये नहीं होता है कमजोर दोस्तों। ठीक है, और बाकी सब क्या है, सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर आपको पता चला। देखिए दोस्तों अगर मैं आपको कुछ पॉइंट की बात बता दूं, ये तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर RM एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो RM एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से सारी चीज़ों को। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।